धान की फसल चाहे इस टाइम के ऊपर 20 दिन की हो या फिर आपकी फसल है वो 60, 70, 80 दिन की हो, आज इस वीडियो के अंदर मैं दोनों स्टेजेस है ना वो कवर करूंगा। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस किसान ने आखिर अभी तक क्या गलतियां कर रखी है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं प्रोडक्टिव टिलर्स, मतलब इस साइड तो थे इफेक्टिव टिलर्स और इस साइड हैं प्रोडक्टिव टिलर्स। अब देखते हैं इसके अंदर, आ जाओ भैया दिखाओ। अब मैं कल अगर गिन के बताऊं आप लोगों को तो इस खेत के अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां कल्ला है। देखो अभी ये कोई मतलब का नहीं है। ये 8, ये भी कोई मतलब का नहीं है। 9, 10 कोई मतलब का नहीं है। 11, ये 12, 13, 14 कोई मतलब का नहीं है। 15 कोई मतलब का नहीं है। 16, 17 कोई मतलब का नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसके अलावा कोई मतलब का नहीं। 26वां, 27वां कोई मतलब का नहीं है। ये 28वां है मतलब का। ये 29वां फैल है, कोई मतलब का नहीं है। इसके अंदर भी ये कल्ला ठीक है, ये कल्ला खाली गया इसका, ये ठीक है। इसके अंदर बालियाँ आ गई, इसके अंदर बाली आ चुकी है और ये 3 बालियाँ और है और 3-4 कल्ले हैं ना, ये देखो। अब इसने कल्ले तो बना दी भाई अपने खेत में 50, लेकिन प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर इसका कितने कल्ले बन पाए? लगभग इसके 20 कल्ले तो यूं ही बेफिजूल में ख़राब गए, जिनके अंदर बालियाँ आई नहीं अभी तक और आगे चल कर आएगी भी नहीं। केवल 30 कल्लों के अंदर बालियाँ आई, तो यार ये 50 कल्ले बनाने से क्या मतलब? फिर आपने क्या काम किया? किसान जब अपने खेत के अंदर धान की बुआई करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि हमें कल्लों की संख्या है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी। लेकिन जिस किसान के खेत से बढ़िया उत्पादन निकलता है वो 2 बातें ध्यान रखता है। एक तरफ तो जहां वो इफेक्टिव टिलर यानी टिलर्स की संख्या को बढ़ाता है, वहीं पर उन टिलर्स को प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी लगातार काम करता रहता है। और जब उसकी फसल इस अवस्था के अंदर आती है, या वो गबोट अवस्था हो या फिर बालियाँ बाहर निकल चुकी हो, उसके बाद जो ये फ्लैग लीफ है जिसको अपन झंडा पत्ती बोलते हैं, इस झंडा पत्ती को जो किसान आखिरी टाइम तक भी हरा भरा रखता है, उस किसान के खेत से उत्पादन है धान का सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये सभी बातें आज इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। मेरा आप लोगों से वादा था शुरुआत में, जब हमारी धान की फर्स्ट वीडियो सीजन के अंदर आई थी, उसी टाइम पे मैंने आप लोगों से बोला था कि अब की बार आपका धान का उत्पादन है वो गए सालों की तुलना में ज़्यादा निकलेगा अगर आप एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकालोगे। तो उसी क्रम के अंदर आज ये हमारी 5वीं वीडियो। इस 5वीं वीडियो के अंदर मैं अभी बहुत सी जगह पर जो है ना धान की फसल है वो अभी छोटी अवस्था में, बहुत सी जगह पर धान की है वो इस तरह की अवस्था पहुँच चुकी है, मतलब बालियाँ बाहर आ चुकी है। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। चलिए पहले बात करते हैं हम इस खेत की जिसके अंदर धान की बुआई की हुई है, अभी 20-22 दिन हुए। तो इसके अंदर किसान की सीधी सीधी नजर है ना वो कल्लों के ऊपर है, इफेक्टिव टिलर्स के ऊपर, और होनी भी चाहिए भैया। एक पौधे के अंदर जितने ज्यादा टिलर्स होंगे उतने ही आगे चलकर वो बालियों के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। जितनी ज़्यादा आपके खेत के अंदर बालियाँ होंगी, उन बालियों के अंदर दाने होंगे, उन दानों का साइज होगा, वही निर्धारित करेगा आपका धान का उत्पादन आगे चलकर कितना निकलने वाला है। तो अभी इस टाइम के ऊपर इसके अंदर क्या करना है, जब आपकी फसल इस अवस्था के अंदर हो और फसल है वो कहीं कहीं पर पीलीपन दिखाई दे रहा हो, फसल के अंदर टिलर्स की संख्या है वो ज़्यादा नहीं हो, तो इस टिलर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, फसल को हरा भरा करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसके अंदर भैया यूरिया की पूर्ति करनी है। अब यूरिया है ना वो आपने 10वें दिन भी दी होगी, उसके बाद 20-22 दिन के ऊपर भी दी होगी। तीसरी डोज जो बची हुई यूरिया की है वो फसल की पैनिकल इनिशिएशन स्टेज के ऊपर पूरी कर देनी है। अब पैनिकल इनिशिएशन स्टेज कौन सी होती है? देखो भैया, जब आपकी फसल, जैसे आज हमने अपनी फसल लगाई, हमारी फसल 90 दिन की अवस्था के अंदर जाके पकेगी। 90 दिन की हमारी वेराइटी है, तो 90 दिन से और 60 दिन कम कर लो, मतलब हमारी फसल जब 30 दिन की होती बुआई से और 30वें दिन वो होता है पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। उस टाइम के ऊपर एक पौधे के अंदर बालियां बन रही होती, बालियों का निर्माण हो रहा होता है। एक तरह से जैसे माँ के पेट के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है ना, उसी तरह किसी भी फसल के अंदर पैनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है। और धान की जो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज है ना, वो आपकी फसल, जो आपकी वैरायटी चाहे कितने ही दिन की हो, उससे आप 60 दिन कम कर लो। अगर इस पैनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह किसी भी पोषक तत्व की कमी आ जाती है, तो आपके आगे चलकर जो बालियां बनने वाली है, बालियों के अंदर जो दाने भरने वाले हैं ना भैया, वो कम भरेंगे। अब इसके अंदर हमें यही सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें अपनी यूरिया की जो आखिरी डोज है ना वो इनिशिएशन स्टेज के ऊपर पूरी कर देनी है, जो भी आपकी बची हुई है।
जैसे 20 किलो 30 किलो या पूरा एक बैग, वो आप अपनी फसल के हिसाब से देख लीजिए किस तरह की हमारी फसल है। अगर उसके अंदर येलोइंग है, पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उसी हिसाब से आप यूरिया की पूर्ति करिए। साथ में आप अपनी फसल को देखिए, आपकी फसल के अंदर पीलापन है तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर 3 पोषक तत्वों की कमी होगी। एक तो जिंक सल्फेट, जो अधिकतर खेतों के अंदर इसकी कमी देखी जाती है। दूसरा फेरस सल्फेट, जो आयरन होता है ना, ये विशेषकर उन खेतों के अंदर इसकी कमी देखी जाती है जिन खेतों के अंदर धान की बुआई होती है, जो मिट्टी चिकनी होती है। तीसरा जो पोषक तत्व है ना, जो क्लोरोफिल निर्माण के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है, वो है भैया मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर पीली है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इनके अंदर अपनी आखिरी यूरिया की डोज के साथ लगभग 5 किलो से 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला ले सकते हो। 5 से और 7 किलो के बीच में आप फेरस सल्फेट ले सकते हो, और 5 से 7 किलो ही आप मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो ले सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आगे चलकर हमारी फसल के अंदर शीथ ब्लाइट वाली प्रॉब्लम ना आए या किसी भी तरह का फंगस जनित बीमारियां ना आए, चूंकि इस टाइम को बरसातें हो रखी होती है, तो इसमें आपको थाइफेनेट मिथाइल आधा किलो इसी खाद के अंदर मिला के और अपने खेत के अंदर बुरकाव करके ऊपर से सिंचाई कर देनी है। अब यहाँ तक तो बात हो चुकी है भैया आपकी यूरिया की आखिरी डोज, और आपकी फसल जब 30, 35, 40 दिन की होती है उस टाइम के ऊपर भी आपकी फसल के अंदर कल्लों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, फसल रुकी हुई, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, पीली है, तो इन सभी समस्याओं का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब जब आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो जाती है, 55 दिन की हो जाती है, और उस टाइम के ऊपर भी आपकी फसल है वो पीली पड़ रही है, किसी भी कारण से आपकी फसल के अंदर पीलापन आ रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल हल्का एक बहुत कम खर्च का एक स्प्रे बताता हूं। उसके अंदर आपको लगभग आधा किलो लेना है जिंक सल्फेट, वो होगा आपका 33% वाला। आधा किलो इसके अंदर आपको फेरस सल्फेट लेना है 19% वाला, और इसके अंदर आधा किलो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इन तीनों को ले लीजिए, और साथ ही इसके अंदर 1 किलो आप यूरिया मिला लीजिए। लगभग 120 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने खेत के अंदर खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर अगर थोड़ी बहुत उस टाइम के ऊपर भी किसी तरह के सूक्ष्म तत्वों की कमी होगी, किसी तरह का कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी, तो ऊपर से जब अपन ये फोलियर स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से पौधा है ना उसको अच्छे से ले पाएगा। और फसल के अंदर आयु किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है ना, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन की, जिंक की, मैग्नीशियम की, फेरस की, तो वो पूरी हो जाएगी। ये काम करने के बाद भैया फिर स्टेज आती है दूसरी, ये वाली। अब इस स्टेज के अंदर जैसे आपकी फसल गबोट अवस्था में हो, गबोट अवस्था का मतलब होता है जब बालियां है ना वो झंडे पत्ते के अंदर हो निकलने वाली, और झंडा पत्ता आपका बाहर आ चुका हो। झंडा पत्ता बोलते हैं भाई इसको, ये आखिरी वाली जो लीफ होती है ना, इसको फ्लैग लीफ बोला जाता है, हिंदी में इसको झंडा पत्ता बोला जाता है। अब इस झंडे पत्ते को जो किसान हरा भरा रखेगा आखिरी टाइम तक, उस खेत का तो उत्पादन निकलेगा बढ़िया। और जिस खेत के अंदर इस झंडे पत्ते के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी आ जाती है, यह झंडा पत्ता आपका पीला पड़ जाता है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई पोषक तत्व की डेफिशिएंसी आ जाती है, या आगे चलकर इसके अंदर कोई भी फंगस जनित बीमारी आ जाती है, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल का उत्पादन है वो घट जाएगा। सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर इस झंडे पत्तों का आवश्यकता पड़ेगी भाई पोटास की, और साथ ही बोरोन की। पोटास और बोरोन का काम क्या है, देखिए पोटास किसी भी फसल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। मतलब एक तरह से जो भी जड़ें जो नीचे से जमीन से वाटर और मिनरल्स ले रही है, जमीन के अंदर जो भी आपके पड़े हुए पोषक तत्व उनको उठा रही है, ऊपर से जो सूर्य के प्रकाश की मदद से ये जो फ्लैग लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी, मतलब दिन के अंदर ये भोजन बनाएगी, उस भोजन को पहुंचाने के अंदर पूरे पौधे के ऊपर तक या इन बालियों तक, इन बालियों के अंदर जो दाने भरने वाले हैं, दाने भर चुके हैं, उनके साइज को मोटा करने के अंदर जो भी काम करेगा वो पोटास करेगा। पोटास एक तरह से आप समझ सकते हो मालगाड़ी का काम करता है भैया। जो मालगाड़ी के अंदर जो माल भरा हुआ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है ना, वो काम पोटास करता है। तो एक तो आपके खेत में इस टाइम पर पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपने शुरुआती चरण में जब आपने खेत की बुआई की थी, बेसल डोज में आपने पोटास की पूरी पूर्ति की हो। इस टाइम के ऊपर भी अगर हो सके तो भाई पोटास ऊपर से आप फोलियर स्प्रे में दे सकते हो, जैसे कि NPK 0050 जिसके अंदर पोटास आता है 50%, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। अब की बार करके देख लीजिए अगर पहले से आप नहीं करते आए हो। इसके साथ आपको मिलाना 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बोरोन। अब बोरोन का क्या काम है यार, बोरोन हम क्यों मिलाएं, ये भी बात बहुत अच्छी है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। बोरोन का काम होता है पोलिनेशन के अंदर ही बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर आपकी फसल के अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके बालियों के अंदर जो दाने भरेंगे ना वो कम भरेंगे। अगर स्वस्थ पोलिनेशन आपकी फसल के अंदर होता है, अच्छे से परागण होता है, तो जो बालियां हैं ना उन बालियों के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीट में दाने भर जाएंगे, दानों का साइज भी आपको मोटा देखने को मिलेगा। तो पोटास और बोरोन की इंपॉर्टेंस इस अवस्था के अंदर आके बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हो सके आप तो लगभग 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 0050 के साथ आप 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम बोरोन
जो 20% वाला आता है ना, और लगभग 120 से 150 लीटर पानी के अंदर इनको मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इसके जो चमत्कारिक परिणाम है ना, आपको 5 दिन के अंदर दिखाई देंगे। और दूसरा, इस टाइम के ऊपर आपकी फसल के अंदर 2 प्रॉब्लम और देखने को मिल रही होगी। एक तरफ तो जहां पर इसके अंदर सूंडी, पत्ता लपेटक सूंडी और तना छेदक सूंडी, इसके अलावा इसके अंदर शीथ ब्लाइट, नीचे जो फंगस जनित बीमारियां होती है, आगे चलकर आप देखोगे आपकी जो फ्लैग लीफ है ना, झंडा पत्ती, उसके ऊपर भी फंगस जनित बीमारी दिखाई देगी, उसके अंदर हल्दी रोग भी आ सकता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं की रोकथाम के लिए ना आपको एक स्प्रे करनी है। इसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको लेना है कोरोजन लगभग 60 ml, उसके अंदर आप 80 से 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट मिला लीजिए और लगभग 160 लीटर पानी लेके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा रही बात भैया इसके अंदर फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें सबसे इफेक्टिव जो फंजीसाइड होता है ना, वो प्रोपिकोनाजोल या फिर टैबुकोनाजोल के साथ जो ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, इन दोनों में से कोई भी एक लेके और अपनी खड़ी फसल के ऊपर जो आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने जा रहे हो उसी के अंदर आप मिला के और स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल का जो उत्पादन है अब की बार भैया रिकॉर्ड तोड़ निकलेगा। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।